टीचर्स की तरफ से भी एक अनाउंसमेंट है, क्योंकि कल रोहित वेमुला के लिए मार्च हो रहा है, तो टीचर्स भी क्लासेस नहीं लेंगे। दूसरी बात है, मैं भी जेएनयू का ही स्टूडेंट रहा हूं, और जो आज के हमारे स्पीकर हैं निवेदिता मेनन, वो भी जेएनयू के स्टूडेंट रही हैं। और जब मैं स्टूडेंट था 90s में, मैंने भी कई सारे संघर्ष देखे। यहाँ पे एक विशेष तौर पे उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो एक बहुत बड़ा संघर्ष हम लोगों ने किया था 1997 में, जब चंद्रशेखर की हत्या कर दी गई थी। हम सड़कों पर गए थे, बाहर प्रधानमंत्री के घर तक गए थे, लेकिन उस संघर्ष में भी वो एकता, वो सॉलिडारिटी देखने को, उस संघर्ष की खास बात यह थी कि उसमें हम लोगों को, जेएनयू के छात्रों को, सिविल सोसाइटी का और मीडिया का पूरी सिंपैथी और समर्थन था। लेकिन ये संघर्ष जिसमें सरकार ने पूरी कानूनी और राजनीतिक ताकत के साथ इस संस्था पे अटैक करने की कोशिश की, जिस हिम्मत, जिस साहस, जिस हौसले, जिस सॉलिडारिटी के साथ इस संघर्ष को स्टूडेंट्स ने निभाया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि उस तरह की सॉलिडारिटी, और खास तौर पे जो मैंने कल देखी यहाँ स्टूडेंट्स के बीच में, और स्टूडेंट्स और टीचर्स की जो एकता मैंने देखी, वो पहले कभी नहीं देखी किसी भी संघर्ष में। डॉक्टर प्रोफेसर निवेदिता मेनन की जब किताब रिलीज हो रही थी, जिसका नाम है सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट, इंडिया हैबिटेट सेंटर, 4 साल पहले शायद, उसमें उर्वशी बुटालिया जो उसको कंडक्ट कर रही थी, उन्होंने कहा था कि निवेदिता मेनन को परिचय की जरूरत नहीं है, वो एक रॉकस्टार है। तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, उनके परिचय की जरूरत यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं है। एक किताब का नाम मैंने ले ही लिया है, मैं बायोडाटा नहीं पढ़ने वाला हूँ यहाँ पर उनका। दूसरी एक रिकवरिंग सबवर्जन है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स है। उन्हीं इस तरह के एरिया के बारे में, उनकी स्पेशलाइजेशन के बारे में जाना जाता है। लेकिन मैं चूंकि उन्हीं के सेंटर में पढ़ाता हूँ और उनके साथ काम भी, एकेडमिक काम भी किया है, पॉलिटिकल काम भी किया है, जानते हैं, पर्सनली दोस्त भी हैं, तो मुझे जो समझ में आया है, उनके जो मुख्य जो रुचि है, इंटरेस्ट है, जिसके तहत उनका जो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स में जितना भी योगदान है, मुझे लगता है उनके जो दो अवधारणाओं के इर्द गिर्द घूमता है, पावर और रेजिस्टेंस। व्यवहार में, सिद्धांत में, व्यवहार में और राजनीति में, इन तीनों, पावर और रेजिस्टेंस, मुझे ये उनके बारे में समझ में आया कि उनके चिंतन और व्यक्तित्व के केंद्र में ये दो बातें रही हैं। निवेदिता। Thing has come out of the terrible attacks on universities that the Modi government has been launching from Hyderabad to everywhere, including JNU, and that is an unprecedented left Ambedkarite feminist solidarity on campus. Campus across campus. Hyderabad, JNU, all over the country, a left Ambedkarite feminist sensibility is emerging, a solidarity is emerging among students, and this may be the historical moment for an autonomous students movement, a coalition of left Ambedkarite feminist groups that will work together and not against one another during elections. I will say one more thing in English before I move on to my lecture, which is to explain to friends, colleagues and students from the states of the Northeast and the states of the South why I'm doing this lecture in Hindi. It's not because Hindi is the national language. In fact, it is not the national language. It is the state language. It is a language for communication among officials and the bureaucracy. I will speak in Hindi because Hindi is the local language of this area, and all of us should know our mother tongue and the local language. I also know that those friends of ours who are here from the states of the Northeast and the South understand more Hindi than the Deshbhakts understand any other language.
तो ऐसा नहीं है कि मेरी हिंदी बड़ी दुरुस्त है, और खासकर जेंडर के बारे में काफ़ी डावाडोल है। तो आप मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आप मुझे माफ़ करेंगे। I was told not to do that. Should I keep doing this? You can't hear me if I speak like this? Whatever you're comfortable. Because the mic will keep moving. तो सबसे पहले हम भाषा ही की बात से शुरू करते हैं, राष्ट्रवाद पे बोलना। और माइक भी है शायद। ने भाषा का सवाल उठाया है, हम भाषा से ही शुरू करते हैं राष्ट्रवाद पे जो विचार है मेरे। और ये सवाल उस दिन कल जब आयशा बात कर रही थी, किसी ने ये सवाल उठाया कि क्या एक राष्ट्र बनने के लिए, एक देश बनने के लिए एक भाषा की ज़रूरत क्या नहीं है। तो उस सवाल का जवाब आयशा ने उस वक्त दिया था, लेकिन मैं भी अभी दूंगी। वो ये है कि अगर एक भाषा होनी चाहिए एक राष्ट्र को या एक देश को एकजुट कराने में, तो वो भाषा कौन सी होगी, कौन सी ज़ुबान होगी, और कौन तय करेगा कि कौन सी ज़ुबान इस देश की ज़ुबान होगी या इस देश की भाषा होगी। अब होता क्या है कि कोई भी जब निर्णय लिया जाता है कि एक देश के लिए फलानी कोई एक चीज़ की ज़रूरत है, या चाहे वो भाषा हो या सिविल कोड हो या जो भी हो, तब होता ये है कि वो एक चीज़ जो लोग मानते हैं वो ताकतवर तबकों की संस्कृति से उठाया जाता है। तो हम ये देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमारे देश में हमने ये देखा है कि बार बार जब कोई एक चीज़ की मांग की जाती है कि ये हमारे राष्ट्र का है, तो वो ज़्यादातर सवर्ण तबकों का, जो कि हिंदी भाषी रीजन में हैं, वहाँ की संस्कृति और वहाँ के जो मूल्य हैं उनको इंडियन माना जाता है। अगर आप कभी भी उन पार्लियामेंट्री डिबेट्स को देखेंगे, हिंदू कोड बिल के डिबेट के दौरान बार बार हम देखेंगे कि एमपी जिनके नाम श्रीनिवासन है या सुब्रमण्यम है, यानी कि साउथ से हैं, या घोष है या जो भी है, बंगाल के हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल लड़कियों के घर शादी के बाद लड़कियों को मिलना या लड़कियों के घर में जाना हमारे लिए वर्जित नहीं है। तब कोई श्रीवास्तव या कोई अग्रवाल उठ खड़ा हो जाता है, ये मैं पार्लियामेंट्री डिबेट्स की बात कर रही हूँ, और वो कहता है कि फिर ये हिंदुस्तानी नहीं है। आपके बंगाल में होता होगा, आपके केरल में होता होगा, आपके तमिलनाडु में होता होगा, लेकिन ये भारतीय नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी ब्याही हुई लड़की के घर से पानी तक हम नहीं पीते। तो इस तरह हिंदी को भी हमारा मतलब हमारी भाषा कहलाने के लिए काफ़ी सेंसस के साथ खेल करना पड़ा है। कल आयशा ने बताया है किस तरह ये होता है, लेकिन आज मैंने उनसे पूछा कि हिंदी अपनी मातृभाषा कितने प्रतिशत लोग सेंसस में बताते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बस 20% लोग। अब इस 20% को 50% बनाया जाता है, करीब 50 और भाषाओं को हिंदी मानकर। तो ये हम समझते हैं जेएनयू जैसे लगना, तो ये एक राष्ट्रीय खेल है, एक तरह से एक राजनीतिक खेल है, किसी को किसी और की तरह लगाना। तो भोजपुरी, ब्रज, अवधी, मैथिली, बुंदेली जैसे पूरी तरह की जो भाषाएं हैं, अपनी संस्कृति है, अपना साहित्य है, इनको हिंदी के अंतर्गत लाया गया है, ये दर्शाने के लिए कि ये स्वायत्त भाषाएं नहीं हैं और हिंदी 50% लोग भारत में बोलते हैं। हम ये भी जानते हैं ऑफिशियल हिंदी जो है वो उसका गठन राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इन्हीं तबकों ने किया था। उसमें से उर्दू को निकाल के, उर्दू फारसी को निकाल के बोलचाल की हिंदुस्तानी को साफ किया गया, सुथरा किया गया, और एक बहुत ही अजीब सा अटपटी सी भाषा आप देख रहे हैं। अच्छा, वो जेंडर में हो रहा है ना गड़बड़, लेकिन अचानक मुझे याद आता है भाषा फेमिनिन। मलयालम में उस तरह का जेंडर नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है, और ना ही इंग्लिश में। और सरहद के उस पार पाकिस्तान में भी ये हुआ कि उर्दू को साफ किया गया।
तो हम देखते हैं कि देश या राष्ट्र जो है वो शुद्धता मांगता है हम सबसे, और वो शुद्धता के पैमाने या शुद्धता के मापदंड तय करते हैं बिल्कुल जो ताकतवर तबके हैं और जो कि खासकर बहुत ही मैस्कुलिनिस्ट है, इन तबकों से तय किया जाता है कि शुद्धता किस तरह परखी जाएगी। और जाहिर है फिर कि हम सब बिल्कुल ही अशुद्ध निकलेंगे उनके और नापाक निकलेंगे। और ये सारे शब्द बाय द वे जब मैं हिंदी पढ़ती थी, जब भी मैं इस तरह के शब्द लिखती थी, क्योंकि घर में हम हिंदी नहीं बोलते थे, मैं हिंदी फिल्मों से सीखती थी, तो अगर मैंने मोहब्बत कहा उसको काट के प्यार लिखा जाता था। अगर मैंने मतलब जो भी सिंपल से शब्द हैं कलाम कहा तो फिर उसको लेखन या कुछ करवाया जाता था। तो ये रिलेंटलेस संस्कृताइजेशन जो हिंदी के साथ हुआ है वो भी एक वजह है जिससे कि हम जैसे लोग जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, हम उस तरह से ठीक और शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते। हिंदी बोलने का हौसला मेरा तब बढ़ा जब मैं पॉलिटिकल एक्टिविज्म में उतरी और मैंने देखा कि बिहार से और राजस्थान से जो कॉमरेड और जो वर्कर और जो लोग आते हैं उनको कोई झिझक नहीं है, जेंडर के बारे में सोचते नहीं है, उनकी मातृभाषा है, वो हिंदी जैसी की तैसी बोलते हैं और मैं भी उससे मैंने भी साहस लिया। अब जब हम कहते हैं कि अब ये टाइटल नेशन इज अ डेली प्लेबिसाइट, वो रेना इतिहासकार रेना का कोटेशन है और जाहिर है कि प्लेबिसाइट की हिंदी के लिए मुझे दोस्तों से पता लगाना पड़ा, रायशुमारी, और मैं उस पर अभी आऊँगी। लेकिन जब हम कहते हैं कि राष्ट्र एक रोज़ाना रायशुमारी है, हमारा मतलब ये है कि राष्ट्र कोई प्राकृतिक चीज़ नहीं है। और ये बार बार यहाँ जो लेक्चर हुए हैं, हम बार बार आपने सुना होगा और आप जानते भी हैं क्योंकि आप यहाँ के स्टूडेंट्स हैं कि राष्ट्र का एक इतिहास है। लोग साथ रहे हैं तरह तरह के समुदायों में और राष्ट्र एक खास ऐतिहासिक मोमेंट पे उभरता है और यूरोप में करीब 18th सेंचुरी में और इंडिया में करीब 19th सेंचुरी में। और जो सांप्रदायिकता के खिलाफ और राष्ट्रीय आंदोलन जो लड़ा गया उसके दौरान एक राष्ट्र का गठन किया गया, चाहे वो सेक्युलर नेहरूवादी टाइप ऑफ नेशन है या हिंदुत्ववादी हो, जो भी हो उसका गठन कि ये बहुत हज़ारों साल पुराना है, वो 19वीं सदी में एक्चुअली उभर के आता है ये राष्ट्र। होता क्या है कि एक बार साम्राज्यवाद को हटा के जब एक बार स्वराज या इंडिपेंडेंस मिल जाता है देश को, तब क्या माना जाता है कि अब कोई सवाल उठाना बिल्कुल नाजायज़ है। अभी तक हम उठाते रहे, लेकिन एक बार 15 अगस्त 1947 की तारीख आ गई, उसके बाद न्याय के बारे में सवाल उठाना, हमारे रिसोर्सेज के बारे में सवाल उठाना कि किसका हक है रिसोर्सेज पर, कोई भी सवाल उठाना अब अचानक एंटी नेशनल बन जाता है। ये राष्ट्र राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कहूँ मैं, उसका एक महत्वपूर्ण खेल है कि इसके बाद आप सवाल नहीं उठाएंगे और इसके बाद अगर आप सवाल उठाएंगे तो आप एंटी नेशनल हैं। इसीलिए ये है कि सेक्शन 124A, जिसके अंतर्गत हमारे दोस्तों को एंटी नेशनल कहा जा रहा है, और हमारे ये पहली बार नहीं है, सेडिशन के चार्जेस कई उन पे लगा है और कई जर्नलिस्ट पे लगा है और देश भर में लगा है। और ये जो कानून है उसको बिल्कुल भी बदलना नहीं पड़ा हमारे इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट को। तो कुछ बहुत ही अजीब से शब्द निकालने पड़े, जैसे कि हर मैजेस्टी निकाला गया, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव निकाला गया, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश बर्मा निकाला गया, बस यही है। 150 साल पुराना कानून है ये, और वही कानून जिसके जरिए एक साम्राज्यवादी सरकार ने इस देश को चलाया, उसी कानून के जरिए अब एक सो कॉल्ड स्वायत्त स्वराज मतलब सपोजिटली इंडिपेंडेंट राष्ट्र अब इस देश को चला रहा है। तो बिल्कुल कॉस्मेटिक चेंजेस जिसे हम कहते हैं वही हुए।
अब जब हम कहते हैं कि ये एक रोज़ाना रायशुमारी है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? हम जनतंत्र को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मूल्य है जनतंत्र। हम कह रहे हैं क्योंकि जनतंत्र क्या है, वो एक प्रक्रिया है जो जारी है, वो चलती रहती है और वो कभी ख़त्म नहीं होता। क्योंकि जब आप समझते हैं कि अब सारे तबके इसमें आ गए, कोई और एक नई पहचान खड़ी हो जाएगी कि हमने हमारे बारे में नहीं सोचा, या एक तरह तरह के चैलेंजेस आएंगे। तो डेमोक्रेटाइजेशन इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, जबकि राष्ट्र राज्य जो है वो एक माना जाता है कि उसका प्रक्रिया ख़त्म है, वो एक तरह से जम गया है। ये है इंडिया। अब इसके बारे में अब कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। इसीलिए हमारे कई जाने माने नेशनलिस्ट जो हैं, टैगोर से लेके गांधी से लेके अब अंबेडकर, पेरियार, सब ने राष्ट्रवाद पर और राष्ट्र राज्य पर शक के नजरिए से देखा। टैगोर ने कहा द नेशन शुड नॉट बिकम ऑल पावरफुल एट द कॉस्ट ऑफ अ हायर सोशल लाइफ। अंबेडकर आप जानते हैं साइमन कमीशन से मिल के आए, क्योंकि वो, जबकि बाकी सारे नेशनलिस्ट साइमन कमीशन को बॉयकॉट कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि इस राष्ट्र राज्य में जो डोमिनेंट तबके हैं, जो ब्राह्मणिकल एलिमेंट्स हैं, वही राष्ट्र को अपने हित में कराएंगे। और अंबेडकर समझते थे कि अगर साइमन कमीशन से दलितों को और बैकवर्ड क्लासेस को कुछ सहारा मिले तो वो उनसे मिलने के लिए तैयार थे। अब इसी को लेके अरुण शौरी ने एक कोटेशन निकालेंगे, इसी को लेके अरुण शौरी ने उनको एंटी नेशनल कहा। तो वी आर इन वेरी गुड कंपनी। व्हाट ग्रेटर ऑनर देन टू बी इक्वेटेड विद अंबेडकर। पेरियार ने भी राष्ट्रवाद को बहुत ही शक के नज़र से देखते थे, क्योंकि वो भी यही समझते थे कि ये एक प्रक्रिया कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, कि सवाल उठेंगे और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा। अब 1955 में एक मराठी ज्ञानोदय में 11 साल की मुक्ताबाई, जो एक दलित स्टूडेंट थी उस वक्त, सावित्रीबाई फुले ने जो स्कूल खोला था पुणे में, वो उसमें स्टूडेंट थी, और उन्होंने ये ऐसे लिखा, जो कि अंग्रेज़ी में मैं पढ़ रही हूँ, मतलब ऑब्वियसली इट्स ट्रांसलेटेड। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पैसेज। अर्लियर गोखले, आपटे, ट्रिमकाजी, ये सब ब्राह्मण सरनेम्स हैं। Earlier, Gokhale, Apte, Trimkaji, who showed their bravery by killing rats in their homes, persecuted us, not even sparing pregnant women without any rhyme or reason. That has stopped now. Harassment and torture of Mahars and monks, common during the rule of Peshwas in Pune, has stopped. Now human sacrifice for the foundation of forts and mansions has stopped. Now our population is growing in numbers. Earlier, if any Mahar or Mang wore fine clothes, they would say that only Brahmins could wear such clothes. They would tie them to trees and punish them, but under British rule, anybody with money can buy and wear clothes. So anti-imperialism or anti-national होना, anti-imperialism is not necessarily ऐसा नहीं है कि एंटी इंपीरियलिस्ट होने से समाज के हर तबके में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मुक्ताबाई के लिए ब्रिटिश रूल का रहने से ब्राह्मणवाद पे बहुत बड़ी चोट पहुंची, और उनको बिल्कुल भी कोई हिचकिचाहट नहीं है ये कहने में कि अब ब्राह्मणवाद पे वार पड़ा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि नेशन जो है, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड, कि एंटी नेशनल जिसे कहते हैं, हमारी एक बहुत ही प्राउड परंपरा है, और ये इसीलिए होता है, इसीलिए राष्ट्र को लेके इस तरह के नेशनलिस्ट जो हैं, इसीलिए राष्ट्र के साथ इतना वो रहते हैं, क्योंकि राष्ट्र राज्य में और जनतंत्र में एक अंतर्विरोध है, और बार बार उस अंतर्विरोध ज़्यादा गहरा होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आवाज़ उठाते हैं हम, जैसे जैसे जनवादी आवाज़ें उठते हैं, उनको राष्ट्रराज कुचलने की कोशिश करता है राष्ट्रहित के नाम में।
और राष्ट्रहित जाहिर है सिर्फ एक एलीट तबके के लिए है, और एक एलीट तबके के हित को राष्ट्रहित कहा जाता है, तो जाहिर है कि कोई भी सवाल उठाएगा तो उस पर एंटी नेशनल का लेबल लगाया जाएगा। मैं जल्दी 3 कहानियाँ सुनाऊंगी जिससे कि हम समझ सकते हैं कि ये राष्ट्र जो है कितना एक्चुअली नाजुक है। हमें लगता है कि राष्ट्र राज एक बहुत ही मजबूत चीज़ है, लेकिन अगर इतना ही मजबूत होता तो 2 लोगों ने 5 लोगों ने 5 लड़कों ने अगर कोई इस तरह का नारा लगाया भी होता तो एक इस तरह जैसे मक्खी को उड़ाते हैं 26 जनवरी को जो हम देखते हैं ना राजपथ पर, वो है राष्ट्र राज्य। और इतना डर कि 4 लड़कों ने कोई स्लोगन उठाया, इतना मतलब राष्ट्रराज हिलता है इस पर, तो जाहिर है कि राष्ट्रराज इतना मजबूत नहीं है जितना हम समझते हैं। उस मजबूती को बनाए रखने के लिए हर टैंक और हर बंदूक और हर कानून की ज़रूरत पड़ती है उनको। तो पहली कहानी ये है, उन दिनों वो दिल्ली में रह रही थी उड़ीसी सीखने के लिए। तो जाहिर है कि पाकिस्तान में वहाँ के देशभक्त जो हैं, मैं उर्दू में नहीं कह सकती क्या है वो शब्द, लेकिन वहाँ के देशभक्त जो हैं जाहिर है सादिया को बहुत बड़ा ही एंटी नेशनल समझते होंगे कि क्योंकि वो आके उड़ीसी सीख रही थी यहाँ। खैर वो अलग कहानी है। वो उसके घर में जो औरत घर का काम करती थी उसे कभी समझ में नहीं आता था कि सादिया कहाँ से है। तो कभी कभी सादिया से पूछती थी, लेकिन दीदी आप हैं कहाँ से? तो सादिया कहती थी पाकिस्तान से। तो वो कहती है बाहर से? हाँ मतलब पाकिस्तान से। फिर वो कहती थी कि अच्छा तो क्या अमेरिका, क्या मतलब आप कहाँ से हैं? तो सादिया कहती थी ये इंडिया है ना आपका, हिंदुस्तान, तो मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं एक और देश से हूँ। लेकिन इस औरत को कभी समझ में नहीं आता था कि ये पाकिस्तान है क्या चीज़। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? अगर तो ये जाहिर है ये औरत घर का मतलब वो डोमेस्टिक काम करके अपना गुजारा कर रही थी। इसका मतलब है कि उसका ज़्यादा शिक्षा, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको ज़्यादा शिक्षा नहीं मिली थी, और उसको समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये भारत क्या है, ये हिंदुस्तान क्या है। तो ये चीज़ कोई प्राकृतिक ज्ञान नहीं है जो कि बच्चा पैदा होते ही समझ जाता है अपनी माँ, सॉरी प्लीज होल्ड द माइक क्लोजर। ऐसा नहीं है कि जैसे अपनी माँ को पहचानता है कोई बच्चा, वो राष्ट्र को फौरन पहचान जाता है, ऐसा नहीं है। सीखना पड़ता है, हर चीज सीखनी पड़ती है। जब मर्द और औरत बनना हमें सीखनी पड़ती है हर रोज वो भी एक रोजाना रायशुमारी है, बाय द वे जेंडर भी एक रोजाना रायशुमारी है। तो जब हमें हर रोज और दिन मतलब हर दिन हमें ये सीखना पड़ता है कि कैसे मर्द बन के रहे और कैसे औरत बन के रहे, जब इतनी प्राकृतिक चीज, इतनी बायोलॉजिकल चीज हमें सीखनी पड़ती है, तो जाहिर है कि राष्ट्रवाद भी सीखना पड़ता है। और इसीलिए बेनेडिक्ट एंडरसन ने इसको इमेजिन्ड कम्युनिटी कहा। इनका मतलब ये नहीं था कि ये काल्पनिक है महज, वो ये नहीं कह रहे थे कि ये महज एक काल्पनिक कम्युनिटी है, ये असली नहीं है। उनका मतलब ये था कि इसका गठन करना पड़ता है, इसको हमारे कल्पना में लाके इसका गठन करना पड़ता है। और इस गठन में हम इसमें तरह तरह की आशाएं होंगी, तरह तरह की उम्मीदें होंगी, तरह तरह की मांगे होंगी। और अगर हम इन सब सारी चीज़ों को साथ लेके नहीं चलते तो वो राष्ट्र का गठन नहीं होता। और होता फिर क्या है कि जितने लोगों को इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश है, उतना ही कोशिश है लोगों को बाहर रखने की। क्योंकि कोई राष्ट्र ये नहीं कहता कि सारी दुनिया इस देश का नागरिक है, नहीं कहता कोई राज्य। इसीलिए टैगोर को इतना वो था राष्ट्र को लेके। और जब आप पहले एक्सक्लूड करेंगे और जब वो आपको प्यार नहीं करते तब उनको एंटी नेशनल कहेंगे। आपने पहले उनको एक्सक्लूड किया और वो फिर आपको मतलब प्यार मोहब्बत से मिलते नहीं है, तो गलती उनकी है। तो जैसे मैंने सुना एक बार DU में कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही शॉक
तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे थे और मेरे कानों में पड़ा ये कॉन्वर्सेशन कि नागा स्टूडेंट्स इतने अजीब हैं, जब वो नागालैंड से दिल्ली आते हैं वो कहते हैं वी आर गोइंग टू इंडिया, मतलब नागालैंड को वो इंडिया नहीं मानते। अब मुझे लगा कि शायद बीच में पढ़ के कुछ उनसे बातें करनी चाहिए, नहीं किया मैंने। इट इज़ अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन आफ्टर ऑल। बहुत मतलब अपने आप को मुझे रोकना पड़ा, लेकिन क्या इसका पॉइंट क्या है कि हम मानते हैं कि नागालैंड भारत का भाग है, लेकिन वो अपने आप को हमारा नहीं समझते। तो इसमें क्या है कि एक तो हम और इंडिया में जो कन्फ्लेशन हो रहा है, यानी कि दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं और वो, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि नागालैंड की टेरिटरी वो अपना मानते हैं, लेकिन जो नागा स्टूडेंट्स कह रहे हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो जो कह रहे हैं, जब वो कहते हैं इंडिया जा रहे हैं, तो आप सुनिए ना उनकी बात, पूछिए आप इंडिया क्यों कह रहे हैं, इतिहास समझेंगे आप नागालैंड की। तो नागालैंड हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन अगर कश्मीरी और नागा लोगों को हमारे देश में रहना है, जिसमें नागालैंड की धरती और कश्मीर की धरती ऑलरेडी शामिल है, तो फिर उनको हम जो कहते हैं उन रूल्स पे रहना होगा। तो इसका मतलब है कि राष्ट्र को एक तरह से लोगों के पहले माना जा रहा है कि राष्ट्र लोगों के पहले उसका जन्म हुआ। उनके दिमाग में कोई चिकन और एग वाला सवाल है ही नहीं। उनको वो बहुत क्लियर है कि इंडिया जो है वो जिस तरह हम मैप को बनाते हैं, वो कोई ईश्वर ने दिया या जैसे बारिश पड़ती है धरती पे उस तरह वो बना। अब आपने कब देखा होगा, और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने, और कभी मेरे ऑफिस में आए हैं, या हिमाल मैगजीन अगर आपने पढ़ा हो, आपने देखा होगा एक मैप है जिसमें इंडिया को उस तरह दिखाया जाता है, मतलब श्रीलंका ऊपर है और कश्मीर नीचे। और उस मैप को देखते ही लोग कहते हैं ये अपसाइड डाउन मैप आप क्यों रख रही हैं। और फिर सिंपल सा सवाल है कि धरती गोल है, अपसाइड डाउन कुछ भी नहीं है। अपसाइड डाउन इसीलिए लगता है क्योंकि मैप बनाने के कुछ कन्वेंशंस हैं, और उन कन्वेंशंस को अगर आप मतलब उल्टा करें तो वो उल्टा नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि उस पिक्चर को, उस छवि को किस तरह भारत माता बनाया गया, मतलब वो जो है सर है, ईस्ट और वेस्ट जो है वो बाहें हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम आइंदा भारत उस मैप को उस तरह ही दिखाएं तो वो भारत माता उस तरह नहीं लगेगी जैसे ये लोग बना रहे हैं। तीसरी कहानी ये है कि मेरी एक दोस्त है जो कि लेह में, लद्दाख में टेक्स्ट बुक रिवीजन पे काम कर रही थी, और तो उन टेक्स्ट बुक में जगह के फ्लोरा फौना वो सब नहीं था, वही टेक्स्ट बुक पढ़ रहे थे जो सीबीएसई में हमारे बाकी देश में सारे लोग पढ़ते हैं। तो उनका लोकल कुछ भी नहीं था। लेकिन सबसे मज़ेदार बात मुझे ये लगा कि उसने कहा कि वो जेनरेशन से ये पढ़ रहे हैं कि हिमालय हमारे उत्तर में है, और लेह के बच्चे तो इतना कंफ्यूजन हुआ होगा उन लोगों को। तो हम ये पूछ सकते हैं इन तीन कहानियों से। मैं जानकी, मैं 5 मिनट और बोलूँ, 5। तो सवाल ये होगा फिर कि क्या हम एक, तो जाहिर है इन तीन कहानियों से कि राष्ट्र इंक्लूसिव नहीं है, राष्ट्र ज़्यादातर लोगों को शामिल करने की कोशिश भी नहीं करती, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को उन जैसे बनना है जो कि वो एक मुट्ठी भर जो मर्द हैं, हिंदी रीजन के जो सवर्ण मर्द हैं, उन जैसे अगर बनो तो यहाँ रह सकते हैं, वरना धरती हमारी, तुम लोग पाकिस्तान जाओ, है ना। पाकिस्तान में हम सब चले जाएंगे तो वहाँ नौकरी की सवाल उठेगी। है तो क्या हमें ये कहना चाहिए कि ज़्यादा इंक्लूसिव नेशनलिज्म हमें करना चाहिए, कि हमारे नेशन के मायने जो हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करना चाहिए। ये हम सवाल
पूछ सकते हैं, ये हो भी सकता है, लेकिन ये हम शब्द जो है ना, जो मैं भी अभी बार बार क्या हम ये कैसे, ये हम जो है ये बहुत ही अजीब शब्द है, क्योंकि हर कोई हम शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। नागा स्टूडेंट्स ये नहीं कह सकते कि आप हमारे राष्ट्र में, यू आर वेलकम इन आवर कंट्री। वो नागा हम नहीं हैं, और और लद्दाखी हम नहीं, वो हम कर सकते हैं, जो कि मेनलैंड इंडिया के जो एलीट हैं, हम बड़े ही उदार दिल हैं, हम सबको इंक्लूड करना चाहते हैं, आप हमारे यहाँ आइए। लेकिन तो जब आप देखिए कब हम का इस्तेमाल होता है, हमारे पास बम है, परमाणु बम है, हम मैच जीत गए, 11 मर्दों ने मैच जीता, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि विमेंस क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है किसी को, बहुत ही रिकॉर्ड सेट किए जाते हैं, वो 11 मर्द उतरेंगे फील्ड पे तब लोग जाते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि हम नर्मदा पे बनने बांध से हम डूबने वाले हैं। अब नंबर को देखिए, वो हमारे पास परमाणु बम है, वो एक छोटा सा न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है, 100 लोग 150 लोग, फिर है ये 11 मर्द जो टेस्ट मैच उन्होंने जीता, और वो जो है जो नर्मदा के बांध से डूब, जैसे हरसूद को ही ले लीजिए, बस एक जगह 39,000 39,000 लोग नर्मदा वैली में बेघर हुए हैं, लेकिन वो नहीं कह सकते कि हम हिंदुस्तान डूब रहा है नर्मदा के पानी में, वो कभी नहीं कह सकते, क्योंकि वो हम जो है वो सिर्फ कुछ लोग कह सकते हैं जिनका हित राष्ट्र का हित है। सो हम ये कह रहे हैं कि इंडिया की कल्पना जो है वो हमें ये समझना चाहिए, और मैं जल्दी से 3 रीजन्स की बात करूंगी बहुत ही जल्दी, क्योंकि बार बार जब ये बात उठती है, अभी मैं कहीं गई थी जहाँ एक्चुअली त्रिवेंद्रम गई थी, जहाँ एक साइंस स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि हमें कभी क्यों नहीं सिखाया गया कि कश्मीर का एक्सेशन कैसे हुआ हिंदुस्तान में, हमें स्कूल में ये क्यों नहीं सिखाते, क्यों यही सिखाते हैं कि कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो सवाल बहुत ही गंभीर है, और एक्चुअली ज़्यादा लोग इतिहास नहीं जानते। CHS के टीचर यहाँ मौजूद हैं और CHS के स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, आप जानते हैं क्यों CHS पे और इतिहास पे इतना बड़ा हमला ये लोग करना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास एक बार हम जान गए तो राष्ट्र के सारे रहस्य खुल जाएंगे, राष्ट्रवाद का पोल खुल जाएगा, यही है प्रॉब्लम। तो अगर आप, तो जब हम कहते हैं बार बार इंडिया इंडिया, 15 अगस्त 1947 में उस वक्त उस मोमेंट पे इंडिया जिसे हम कह रहे हैं उसके कई जगह ऐसे थे, कई रीजन्स ऐसे थे जिनकी अपने स्वायत्त इतिहास थे, कंप्लीटली ऑटोनोमस ऑफ द नेशन स्टेट। वो सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश सरकार के साथ वो डील कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे, और उनकी अपना इतिहास था। लेकिन इस सब को एक तरफ करके इंडियन स्टेट ने एक बड़ा स्टेप लिया कि ये सब हमारा है। अब मणिपुर को लीजिए, मणिपुर 1947 में सॉरी, कैन यू जस्ट कीप दोस पेपर्स, थैंक्स, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया था, एक संवैधानिक राजशाही उन्होंने इस्टेब्लिश की थी विद अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड असेंबली। ये ब्रिटिश के साथ जो नेगोशिएशंस चले थे वो ये हुआ था, बिल्कुल जनतांत्रिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक असेंबली जिसमें लोगों ने चुनाव लड़े लोग, और वो मणिपुर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। लेकिन विद इन मंथ्स मणिपुर के राजा को, यानी कि हेड ऑफ स्टेट को गिरफ्तार किया गया, और मणिपुर को मर्जर के लिए ज़बरदस्ती उसको मर्ज किया गया इंडिया के साथ। नागालैंड को देखिए, हैदरी एग्रीमेंट था नागा नेशनल काउंसिल और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में,
और नागालैंड को 10 साल का प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया गया। उसके बाद उनको प्लेबिसाइट का हक दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश के जाते ही इंडियन राष्ट्र राज्य ने नागा टेरिटरी को अपना डिक्लेयर किया और शायद सबसे पहला one of the first acts of the independent Indian government was to actually aerially bomb Nagaland. कश्मीर की कहानी एक्चुअली यहाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि जो प्लेबिसाइट जो प्रिंसिपल अपनाया गया बाकी किंगली स्टेट्स के लिए, जैसे जूनागढ़ को लीजिए, जूनागढ़ के रूलर मुसलमान थे, लोग हिंदू थे, वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ जाए, लेकिन प्रिंसिपल ये दोहराया गया कि लोग क्या चाहते हैं, और लोगों ने चाहा क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी था कि हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, तो जूनागढ़ हिंदुस्तान में आ गया। और ऐसे कई और स्टेट्स भी थे, लेकिन कश्मीर में ये हुआ कि जो एक्सेशन हुआ पाकिस्तानी वो ट्राइबल इन्वेजन के बाद, वो एक्सेशन एक शर्त पे हुआ था कि, और कश्मीर आप जानते ही हैं मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू रूलर, तो वही प्रिंसिपल अपनाया जाना चाहिए था जो जूनागढ़ के साथ हुआ था, नहीं हुआ। और एक्सेशन इस शर्त पे हुआ कि जब इन्वेजन ख़त्म हो जाएगा, जब सिचुएशन शांत हो जाएगी, तब प्लेबिसाइट होगा। तब से आज तक प्लेबिसाइट नहीं हुआ है, और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। Everybody accepts it. Let us go and invade the US. Let us go and invade the European countries because we are a global superpower. And they are saying Kashmir is illegally occupied by India. ये क्यों है? आप जानते हैं, टेक्स्ट बुक आते हैं या टाइम या न्यूज़ वीक आता है, उसमें जो मैप दिखाया जाता है उसमें हमेशा एक अलग तरह का मैप दिखाए, तो फिर उन कॉपीज़ को तभी बिल्कुल जलाया जाता है, सेंसर किया जाता है, हमारे पास आते ही नहीं हैं। तो जब दुनिया भर में इलीगल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कश्मीर की, तो हमें सोचना चाहिए कि आज़ादी एक नारा उस तरह का नहीं है, और मतलब बिल्कुल जायज़ नारा है, और अगर कोई आज़ादी का नारा उठाता है कश्मीर से, तो हम कम से कम ये समझें कि दुनिया में इंडिया को किस तरह समझा जाता है। इट्स एन इम्पीरियलिस्ट, बिल्कुल एक साम्राज्यवादी देश की तरह माना जाता है। तो क्या हमें इस पे गर्व होनी चाहिए? गर्व होना चाहिए। तो ये और हम जानते हैं कि जो जनतांत्रिक एस्पिरेशंस है लोगों के, तरह तरह के, मतलब या नॉर्थ ईस्ट में या कश्मीर में हो या छत्तीसगढ़ में हो, एक आफ्सपा जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो एक ब्रह्मास्त्र है, जिससे कि इंडियन नेशन स्टेट किसी न किसी तरह ऑर्डर को कायम रखता है, सोशल ऑर्डर को कायम रखता है। इट इज़ अ डेली इमरजेंसी, वो एक निरंतर रोज़ाना इमरजेंसी है इन जगहों में जहां आफ्सपा है। और क्योंकि हमारे नाम पे, यानी कि भारत के सिटीजन्स के नाम पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ये आफ्सपा चला रहे हैं, हम सब इसके इनजस्टिस में, इसके अन्याय में हम सब मौजूद हैं। हमारे नाम पे किया जा रहा है कि समथिंग लाइक 30-40% ऑफ द कंट्री इज अंडर मिलिट्री रूल। तो भारत का चेहरा, इंडिया या हिंदुस्तान का चेहरा जो कश्मीर देखता है और नॉर्थ ईस्ट देखता है और छत्तीसगढ़ के आदिवासी देखते हैं, वो है इंडियन आर्मी। ये हम याद रखें। तो एंटी नेशनल किसको माना जाता है? और अब मैं अभी आखिर में आ रही हूँ मेरे लेक्चर की। तो एक वो हैं जो काउंटर नेशनलिज्म्स प्रकट करते हैं, और दूसरा वो जो विकास के खिलाफ लड़ते हैं, क्योंकि जाहिर है कि विकास है, बड़े बांध और फ्लाईओवर और मॉल्स और वो सब विकास है, और जो जिंदगियां लोग रोज़मर्रे की जीती हैं वो विकास नहीं है। तो कभी तो एनबीए को भी एंटी नेशनल ठहराया गया है, और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को भी एंटी नेशनल ठहराया जाता है। तो काउंटर नेशनलिज्म्स और विकास के खिलाफ जो बोलते हैं, विकास तथाकथित विकास ऑब्वियसली। तो
मैं कभी हमारे दोस्तों हम दोस्त बैठ के एंटी नेशनल की लिस्ट बनाने की मतलब कोशिश करते हैं, वो बढ़ता जाता है वो लिस्ट। तो देखते हैं एंटी नेशनल कौन कौन है। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट तो है ही एंटी नेशनल, कश्मीर तो है, मुसलमान तो सारे हैं ही, अभी ज़्यादा क्रिश्चियन भी बन रहे हैं एंटी नेशनल, अम्बेडकराइट तो हैं क्योंकि कबीर कला मंच के सारे जेल में हैं, क्योंकि वो गाना गाते हैं जातिवाद के खिलाफ, अम्बेडकराइट हैं। तमिलनाडु तो है ही क्योंकि हिंदी नहीं बोलेंगे वो, तो तमिलनाडु बहुत सदियों मतलब बहुत दिनों से वो एंटी नेशनल है। लैंड एक्विजिशन के खिलाफ जो आदिवासी और किसान बोलते हैं वो हैं एंटी नेशनल। औरतें जो जीन्स पहनती हैं, शराब पीती हैं, जो पितृसत्ता को नहीं मानते वो एंटी नेशनल हैं, जो समलैंगिक प्यार करते हैं वो हैं एंटी नेशनल। तो फिर ये सब जब हम पॉपुलेशन के हिसाब से गिनते जाएं, फिर मुझे लगा कि शायद 24-25 लोग रह गए हैं जो देशभक्त हैं, और वो हैं 56 इंच वाले मोदी जी, अमित शाह, मनुस्मृति ईरानी जी हो गए 3, और वो जो 22 वकील जिन्होंने हमें पीटने की कोशिश की। 25 राष्ट्रवादी रह जाते हैं इस देश में, तो हमें राष्ट्रवाद के बारे में बहुत चिंता करनी चाहिए। शुक्रिया निवी। कहाँ तो वो लोग हमें कश्मीर के बारे में बात करने से रोकना चाहते थे, और कहाँ हम हर रोज करने लगे हैं। अब हम यहाँ के लोग निवी से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन एक समय पर। I would request everyone. एक क्वेश्चन है, ऑलरेडी जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है और वहाँ पे पीडीपी के साथ वो खुद ही सरकार बना रहे हैं, उनके साथ उनको ऑलरेडी, अब वो पीडीपी जो है ऑलरेडी तथाकथित उन्हीं के अनुसार अफजल गुरु के ये लोग बहुत इंटरनेशनल और क्या 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 सब मानते हैं, लेकिन खुद ही उनके साथ सरकार बनाने के लिए बहुत इच्छुक भी हैं। और दूसरे लोग यदि उनसे उनके बारे में हल्की सी बात कर दे रहे हैं तो ये उनके खिलाफ बहुत गुस्से उबाल रहे हैं पूरे देश में, एंटी नेशनल। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये अपने बारे में जस्टिफिकेशन कैसे देंगे कि वो है क्या, पहले यह बताएं हमको। ये बहुत हास्यास्पद क्वेश्चंस हम तभी से सोशल साइट्स पे मैं सुन रहा हूँ। मैं उन दोस्तों से, हमारे ही दोस्त हमारे दुश्मन बन गए हैं, मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि अरे भाई जिनको तुम नेशनलिस्ट मानते हो, इसी क्वेश्चन का तुम जवाब दे दो कि उनके पीछे सरकार बनाने के लिए तुम क्यों इतना इच्छा और उनकी हर कंडीशंस को मानने के लिए भी राजी हो। तो तब तुम खुद ही कैसे डिसाइड करोगे कि हु इज नेशनलिस्ट, हु इज एंटी नेशनलिस्ट एंड लाइक दैट। कि सत्ता में जो हैं उनको कहना कुछ और करना कुछ, इसमें कोई उनको इसमें कोई झिझक नहीं है, वो करते कुछ हैं कहते कुछ हैं। और रवीश ने अपने प्रोग्राम में आपने देखा होगा, उन्होंने डायरेक्टली ये सवाल उठाया कि यही सारी चीज़ें जो पार्टी कह रही है उसके साथ जब राजनीतिक मौका आता है तो आप करते हैं, तो बिल्कुल ये अवसरवादी हैं सारे पार्टी, तो वही कहूँगी मैं। मैम, राष्ट्र के सवाल को आपने काफी अच्छे से पेश किया कि अभी राष्ट्र किस तरह से परिभाषित किया जाता है, फंक्शन करता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि शायद संभव हो भी सकता है कि एक ऐसा राष्ट्र हो जो ज्यादा समावेशी हो, ज्यादा इंक्लूसिव हो, तो उस दिशा में अगर आप कुछ इशारा कर दें कि क्या इसका विकल्प क्या हो सकता है। अभी जो राष्ट्रवाद चल रहा है उसके विकल्प में अगर हम कोई राष्ट्रवाद चाहे शब्द में ना करें, इस देश को कैसे चलाया जाए जिसमें ज्यादा लोगों की हिस्सेदारी हो, उस तरह कुछ इशारा कर दें। That's obviously बहुत ही जटिल सवाल है, तो obviously एक जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन पहली बात हमको इस चीज़ पे बहुत गौर करना होगा कि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है, जिसे हम मान के चल रहे हैं कि वो
वो भी कोई प्राकृतिक चीज़ है और उसी से डेमोक्रेसी चल सकती है। शायद हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पे ज़्यादा गौर करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं पिछले 10 साल में तरह तरह के जो आंदोलन उठे हैं वो एक्चुअली संसद के खिलाफ हैं। और जब भी वो लोग उतर के आते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप जायज़ तरीके से क्यों नहीं करते, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते। लेकिन हम तो कोई एक अंतर्विरोध या एक तरह का डिसजंक्चर बन गया है जनतंत्र में और संसद में। तो पहली बात मैं ये कहूँगी कि इस पे देश भर में चर्चा की ज़रूरत है कि कैसे हम लोगों की जो राय है, लोगों का जो विचार है, उसको कैसे एक्चुअली संसद में उसको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। उसका क्या, एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, क्योंकि ये फर्स्ट पास द पोस्ट जो है उससे अगर 51% वोट से कोई जीता है, जाहिर है कि 50% लोगों का के मत का कोई मायना नहीं रहा। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पार्टी के हिसाब से नहीं, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो फिर कैसे। तो इस पे रायशुमारी होनी चाहिए, इस पे रेफरेंडम होनी चाहिए, इस पे लोगों, हमें एक 10 साल का प्रोग्राम बनाना चाहिए जहां आप के जनरेशन के लोग और आपसे छोटे लोग जो हैं छोटे उम्र में, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए कि किस तरह के क्रिएटिव डेमोक्रेटिक तरीके हम अपना सकते हैं। दूसरी बात यह कि जाहिर है कि अगर कोई रिसोर्सेस किसी स्थानीय रिसोर्सेज जो हैं, जो स्थानीय नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका क्या होगा, इसमें स्थानीय लोगों का की राय सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बात हम मान के चल सकते हैं। अगर इंडिया के जगह जगह नेशनलिस्ट, सब नेशनलिस्ट टाइप ऑफ असर्शंस आ रहे हैं तो उनसे बात करनी होगी एक तरह का, मतलब, क्योंकि मैं नहीं मानती कि नेशनलिज्म सबसे बड़ा धर्म है, और मैं मानूंगी और हम सब मानेंगे कि जो काउंटर नेशनलिस्ट जो मूवमेंट्स हैं वो भी बड़े नेशनलिस्ट हैं। हम जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में किस तरह इलीगल इमिग्रेशन वगैरह को लेके और इनसाइडर आउटसाइडर टाइप की, वो इन सब चीज़ों से हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो राष्ट्र का फॉर्म ऐसा है कि इस तरह के की मुश्किलें उठेंगी ही उठेंगी। तो आप एक चीज़ पे ध्यान दीजिए जिसे हम इलीगल इमिग्रेशन कह रहे हैं। वो लोग, जैसे हमारे यहाँ इलीगल इमिग्रेशन इंडिया में क्यों होता है, लोग मजदूरी करने आते हैं, वो हमारे इकोनॉमी को सस्टेन करते हैं, वो आते हैं नेपाल से, बांग्लादेश से, वो काम करते हैं यहाँ, वो तो अपने लेबर से वो करते हैं, लेकिन उनको इलीगल इमिग्रेंट कहा जाएगा। वो यहाँ रहते हैं, वो हमारी इकोनॉमी में हाथ बटा रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको सिटीजन नहीं माना जाएगा। लेकिन सिटीजन उनको माना जाएगा जो इस देश को छोड़ के गए और वहाँ यूरोज और डॉलर में वो जो अपनी कमाई कर रहे हैं, और वो कुछ भेज भी नहीं रहे हैं, रिमिटेंसेस भी नहीं है उनसे, यहाँ उनसे कोई फायदा नहीं है राष्ट्र को, लेकिन उनको पीआईओ और ये और वो उस तरह के दर्जे दिए जा रहे हैं। तो हमें ये भी सोचना होगा कि क्या हमें सिटीजनशिप के बारे में दोबारा सोचने का वक्त नहीं आ गया है। और ये अफ्रीका में बड़ा हो रहा है, बहुत हो रहा है। महमूद ममदानी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं कि सिटीजनशिप का आधार प्लेस ऑफ लेबर होना चाहिए, ना कि जन्म। और ये अफ्रीका में बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि अफ्रीका की कॉलोनियल हिस्ट्री जो है उससे लोग इधर उधर हैं, और जो अफ्रीका में राष्ट्र बनाए गए हैं आप देखेंगे बड़े स्ट्रेट लाइन्स हैं, क्योंकि वो बिल्कुल कॉलोनियल इंटरवेंशन था और लिटरली उन्होंने लाइन बनाए इस तरह के। तो हमें तरह तरह के बड़े पेचीदा सवाल पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमें उसके बीच में जनतंत्र को रखना है, हमेशा जनतंत्र को रखना है हमारे सारे कोशिशों में। और जनतंत्र को जब हम मानेंगे तो काफ़ी गड़बड़ भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं जनतांत्रिक रूप से किसी आंदोलन को चलाना या किसी चीज़ को चलाना, आप जानते हैं मुझसे भी बेहतर, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक लाइन नहीं आता है, फिर लोग आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं। लेकिन जो भी हो वही है हमारे पास, तो उसी अगर उसको हम सेंटर में रखेंगे तो हम एक देश के बारे में बात कर सकते हैं जहाँ शायद सम काइंड ऑफ फेडरेशन हो, तरह तरह के ऑल्टरनेटिव्स विकल्प निकलेंगे।
मैम मेरा सवाल ये है, 24 फेब से एशिया कप स्टार्ट होने वाला है, तो एशिया कप स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो क्या मैं अगर अपनी टीम इंडिया को सपोर्ट ना करके श्रीलंका को करता हूँ तो क्या मैं देशद्रोह कहलाऊंगा या कोई कह रहा है, कोई भी? कहना ऐसे जाएंगे बिल्कुल. Of course, you can only cheer for India, but we know, especially among sports fans, कि ideally आप स्पोर्ट, एक्चुअली आई डोंट नो नथिंग अबाउट स्पोर्ट. आपने एशिया कप कहा, मुझे ये भी नहीं पता वो कौन से स्पोर्ट का है, तो मैंने सोचा बताऊं नहीं बताऊं, बता ही देती हूँ. लेकिन किसी भी, नो आई एम सेइंग अ स्पोर्ट्स लवर कैन एंजॉय द स्पोर्ट. उसमें जो स्किल्स हैं, जैसे ब्राजीलियन टीम फुटबॉल में, ये मैं भी जानती हूँ उस टाइप ऑफ. लेकिन राष्ट्रवाद जब आ जाता है तब वो मुमकिन नहीं है. लेकिन जब कॉर्पोरेट कैपिटल आ जाता है तब राष्ट्रवाद को दूसरा दर्जा मिलता है. ये आईपीएल को लीजिए, राष्ट्रवाद कहाँ जाता है तब कहाँ जाता है राष्ट्रवाद? तो वो राष्ट्रवाद सिर्फ उनके लिए है जिनके पास कॉर्पोरेट कैपिटल नहीं है. कॉर्पोरेट कैपिटल कुछ भी कर सकता है. तो आईपीएल में आप कोई राष्ट्र के लिए वो बट वो कोई प्रोग्रेसिव चीज़ नहीं है. इट्स अबाउट, वी नो कितना गंदा गेम है वो, वी नो कितना, अब सब जानते हैं कितना करप्शन है, कितना भ्रष्टाचार है, कितने पैसे. तो लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में राष्ट्रवाद को किसी को एंटी नेशनल नहीं कहा जाता. सॉरी, ओके. Hello ma'am, thank you for this lecture first of all. I have a friend very close, school से ही I know that he is very patriotic. हम साथ में सोचते थे कि ये करेंगे वो करेंगे देश के लिए etc. But जैसे आपने भी बोला, वही फ्रेंड्स अब दुश्मन से बन गए. तो उससे ऐसे ही मेरी डिस्कशन चल रही थी एंड एक दिन 4 घंटे फ़ोन पे बात करने के बाद मुझे पता चला दैट ही इज़ एन RSS वॉलंटियर. एंड उसके अकॉर्डिंग RSS की हिस्ट्री वैसी बिल्कुल नहीं है जो मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे सुन रही हूँ. उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत काम किया है, हर जगह जेल में गए हैं फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, एवरीथिंग. एंड उसका सोर्स है उसके दादा दादी जो खुद फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट थे. तो उसके लिए मैं कुछ काउंटर भी नहीं दे सकती थी. अब जब पूरी डिस्कशन हो गई, उसको पूरा भरोसा है अपने संघ पे, क्योंकि वो वहाँ पे जब भी कोई कैलामिटी होती है उसके बाद वॉलंटियर वर्क करने जाता है उनके साथ एंड एवरीथिंग. तो उसका एंड में ये पॉइंट था कि सब ठीक है, JNU के खिलाफ मैं नहीं हूँ, ठीक है, सारे बुरे नहीं होते, ठीक है, टीचर्स पे हमला हुआ वो गलत है, लेकिन ये कैसे पता कि वो जिन्होंने अटैक किया था वो RSS के थे? सेकंड, अगर कोई देश पे आवाज़ उठाएगा हम तो मारेंगे बस. एंड मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मुझे पता है कि उसके इंटेंशंस हमेशा से ऐसे नहीं थे. सो मैं उसको क्या बोलूँ कि वो समझ जाए. मैं आपसे क्या बोलूं? आपने जो कहा उसके एक भाग का मेरे पास शायद एक तरह का रिस्पॉन्स है, जवाब नहीं कहूँगी कि RSS देशभक्त है या नहीं, RSS जेल में गए थे साम्राज्यवाद के खिलाफ या नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है. क्योंकि मैं समझती हूँ कि मुक्ताबाई सच्ची नेशनलिस्ट थी जो कह रही है कि ब्रिटिश के आने के बाद हमारा हाल सुधर गया. तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. हो सकता है वो पूरी तरह से राष्ट्रवादी थे. एक सवाल हम पूछ सकते हैं और आपके दोस्त से भी शायद आप पूछ सकते हैं कि आप सबको राष्ट्रवाद का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है ना. मतलब आप समझते हैं कि एक ही तरह का राष्ट्रवाद है और RSS हिंदुत्ववादी राजनीति के पक्ष में है या नहीं, वो आपका दोस्त नहीं कहेगा कि नहीं. तो अगर हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद के पक्ष में है RSS, तब हमारा प्रॉब्लम है ना. तो आपको इस तरह का सवाल उनसे पूछना चाहिए कि हिंदुत्ववाद पे आपके क्या विचार हैं. हिंदुत्ववाद कहता है, और गोलवालकर ने बहुत खुली तरह से कहा कि माइनॉरिटीज जो हमारे पांव तले रहेंगे.
अब बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है, इसको मैं एक इफेक्ट का नाम ढूंढ रही हूँ, शायद इसको JNU इफेक्ट कहूँगी, क्योंकि JNU अब JNU नहीं रहा, JNU एक सिंबल सा बन गया है हर डिसेंटिंग आवाज के लिए। देश के हर कोने में JNU के लिए, जो जब जैसे चेन्नई में थी और एक JNU के सॉलिडारिटी में एक मीटिंग जो हुआ था, उसमें 3 घंटे लोग भाषण दिए, बहुत ही क्लिष्ट तमिल में जो मैं नहीं समझती, लेकिन मेरे लिए मतलब कोई अनुवाद करता रहा। वो JNU के बारे में कम, मतलब वो सॉलिडारिटी मीटिंग थी, लेकिन वो लेबर लॉज के बारे में बोल रहे थे, वो लैंड एक्विजिशन के बारे में बोल रहे थे, वो कम्युनलिज्म के बारे में बोल रहे थे, वो इन सारी चीज़ों के बारे में बोल रहे थे JNU के साइन के अंडर द साइन ऑफ JNU। तो JNU अब हम नहीं रहे, JNU का नाम एक डिसेंटिंग आवाज़ है, एंटी न्यू लिबरल, डिसेंटिंग आवाज़ है न्यू लिबरल और कम्युनल टेंडेंसीज के खिलाफ। तो चंडीगढ़ में जब मैं गोलवालकर का ये पढ़ के सुनाया कि गोलवालकर ने ऐसा कहा, वहाँ एक तथाकथित हिंदुत्ववादी, अपने मतलब तथाकथित नहीं, स्वयं उसने अपने आप को हिंदुत्ववादी कहा, उसने कहा कि मैं RSS का हूँ, और उसने कहा कि गोलवालकर ने ऐसे शब्द कभी नहीं लिखे, और कोई उन्होंने एक कहानी सुनाई कि किसी और ने लिखा था, गोलवालकर ने नाम दिया उस पर वगैरह वगैरह। तो मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि अब वो उस पहचान से अपने आप को थोड़ा दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आपके दोस्त से आप राष्ट्रवाद पे मत कीजिए बहस, आप कीजिए बहस हिंदुत्ववाद पे। We'll take a couple of more questions and we'll move to the next. मैम निवेदिता मैम, हम तो आपके फ़ैन हैं, तो आप एक और बार एक बहुत मज़ेदार लेक्चर दिया, सो थैंक यू। पर मेरा सवाल ये है, एक्चुअली एक कन्फ्यूजन है अक्सर, स्पेशली अब इस कॉन्टेक्स्ट में जब ये सब कुछ हो रहा है, जो एक आम नागरिक का जो देशभक्ति होता है, इट्स ऑलवेज पिटेड अगेंस्ट एक आर्मी ऑफिसर का देशभक्ति, एक सोल्जर का देशभक्ति, यू नो, और जो वो सैक्रिफाइस करता है, इट्स ऑलमोस्ट बिकम लाइक द फेस ऑफ नेशनलिज्म, जो है कि वो बिना कुछ सोचे समझे सैक्रिफाइस अपने कर देता है अपने आप को। तो मेरे को बहुत कन्फ्यूजन लगता है, और हाँ ये सच भी है, क्योंकि मैं अपना जान शायद नहीं दूंगी देश के लिए, और अगर मुझे लंदन में कोई नौकरी मिल जाए, अच्छे पैसे मिल जाए, तो मैं तुरंत निकल भी जाऊंगी। पर तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है, जो एक आम इंसान का देशभक्ति को एक सोल्जर्स से कंपेयर करके उसे जस्टिफाई किया जाता है, आपको एक रोल मॉडल दिया जाता है, आपका इसमें आपका व्यूज़ है? बहुत ही अच्छा सवाल है। पहली बात लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो जो मारने पीटने को और भारत माता के नाम पे बलात्कार करने को और बलात्कार के थ्रेट्स देने के लिए जो निकलते हैं, वो भी अपना जान नहीं देंगे। और उनमें से कई हैं, जैसे हमने कहा, वो जो ट्रोल आर्मी जो है ना, जो कि औरतों के, खास औरतों के पीछे बैठी, वो सब वहाँ लंदन में अच्छी नौकरियों में है। तो देश वो आप फिर भी आप देशभक्त बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन द रियल क्वेश्चन आपने जो उठाया, वो हनुमंतप्पा को लेके बहुत ही खेल हो रहा था। तो हमें सवाल कि सोल्जर जो जिस पेट्रियोटिज्म से लड़ते हैं, उनके मतलब उनके वैल्यू, उनको क्या इंसल्ट नहीं है हमारा इस तरह से बोलना। तो हमें एक्चुअली ये समझना चाहिए कि आर्मी के अफसरों के पद में बहुत वैकेंसीज हैं। हमारे जैसे लोग, क्योंकि जाहिर है बिल्कुल बहुत ही बड़ा क्लास डिवीज़न है आर्मी में, और अफसर जो हैं वो हमारे जैसे लोग बनते हैं, और जो फुट सोल्जर हैं, जो जवान जिसे कहे जाते हैं, वो बहुत ही गरीब तबके से आते हैं। तो अफसर के पद नहीं भरे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे और लंदन में जाना चाहते हैं, या कॉरपोरेशन में काम करना, अब कॉरपोरेट में काम करना चाहते हैं, या कुछ और करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते आर्मी का जीवन। इसीलिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अफसरों की बहुत बड़ी कमी है। जो लोग
भर्ती हो जाते हैं आर्मी में, उनके लिए ये एक नौकरी है, ये एक जीवन यापन का वो है, तरीका है, और वो बहुत दुख झेलते हैं और बहुत ही कठिन जिंदगियां जीते हैं कि उनके बच्चे, उनकी बूढ़ी माँ वगैरह को दो वक्त की रोटी मिले। तो हमें ये समझना चाहिए कि एक्चुअली आर्मी जो है, आर्मी में जो, जैसे गौतम नवलखा ने एक बहुत ही बढ़िया लेख लिखा है, आर्मी जो हो रहा था ना वहाँ 1 रैंक 1 पेंशन वाला, उसको लेके उन्होंने आर्मी का पूरा इकोनॉमिक बेसिस को फैक्ट फिगर स्टेटिस्टिक्स के साथ उन्होंने दिखाया है। वो काफिला पे है, अगर आप गौतम नवलखा प्लस काफिला ढूंढेंगे आपको मिलेगा वो लेख। उन्होंने दिखाया है कि सबसे गरीब तबके पहुंचते हैं, उन पे क्या अत्याचार होता है अफसरों के जरिए। उनको नौकर बन के रहना पड़ता है, उनको कोई डिग्निटी नहीं दिया जाता। और गौतम ने एक और स्ट्रगल के बारे में हमें बताया उसमें, जहाँ जो सोल्जर्स हैं उन्होंने कहा है कि हमें ये काम नहीं करना, दिस शुड नॉट बी पार्ट ऑफ आवर ड्यूटीज, कि अफसरों के घर में हम नौकर बन के रहे। तो ऐसा नहीं है कि आर आर्म्ड फोर्सेस आर आर bastions of I won't say they are obviously not bastions of democracy, but उनमें जो working conditions हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही अच्छे हैं। और आपको कॉफिन स्कैम के बारे में पता होगा, यूनिफॉर्म स्कैम के बारे में पता होगा। तो लोग जान देते हैं राष्ट्र नामक एक चीज़ के लिए। सियाचिन ग्लेशियर में वो बेचारे मर गए, वो एक ग्लेशियर के लिए, वो ग्लेशियर है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। वो एक रेगिस्तान है, बर्फीली रेगिस्तान है, उसकी डिफेंस में ये हमारी मातृभूमि की डिफेंस है, ये समझते हुए वो मर गए, तो वो उन्होंने अपनी जान दे दी। तो इसको देशभक्ति कहना सरासर हिपोक्रेसी है। अगर हम आर्मी को मानते हैं कि वो सचमुच देश का वो कर रहा है, तो फिर आप सबसे पहले सोल्जरों की जिंदगियों को बेहतर बनाइए, डिग्निफाइड बनाइए। और हम जानते हैं कि हम ये सवाल उठाते हैं, वो नहीं उठाते। तो इट्स अ काइंड ऑफ खेल कि उनके we are pitted against them, and I don't think we want our young men to die uselessly. We don't want our young men to die uselessly. We don't want it. We are the so-called anti-nationals. हम नहीं चाहते। हमारे यहाँ इस तरह की नौकरियाँ और जीवन यापन की इस तरह के तरीके होने चाहिए कि किसी को सियाचिन ग्लेशियर में जाके एक बर्फीली रेगिस्तान को मतलब उसको की रक्षा करते हुए वहाँ भी नहीं बनना चाहिए, सरहद से इस पार भी नहीं बनना चाहिए। वैसे कमला भसीन की एक पोइट्री की 2 लाइन मुझे याद आए। कमला भसीन एक फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट है और वो लिखती हैं, मैं सरहद पे खड़ी दीवार नहीं, मैं, क्योंकि वो फेमिनिस्ट हैं और साउथ एशियन सॉलिडारिटी बहुत है विमेंस मूवमेंट्स में। कारगिल के टाइम पे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और हिंदुस्तानी फेमिनिस्ट एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं सरहद पे खड़ी दीवार नहीं, उस दीवार पे पड़ी दरार हूँ। I am a crack in that wall. I am not the wall that stands at the border. I am a crack in that wall. That is what our politics should be. We should be opposed to the barbed wire fences and the illegal immigration. We should be fighting for social justice across national borders. So these are the kind of things we need to say when the army is inside the class we have been taught about India, and India is like this, and there is so much diversity in the country. So there is a phrase that we come across every time when we study about India, we talk about India, and that puzzles me many times, and that is the unity and diversity, this phrase. So the academician, the politician, every time when they come on the stage, when they teach about university and unity and diversity. But the puzzling element in this is that this unity is maintained
by force, as you have mentioned about Afaspa in Northeast State and Chhattisgarh and then in Kashmir. So don't you think the question is, when are this the politician or the academician, when are they going to stop using this phrase? Because this is, to my mind or to me, it's completely duplicity. Because when a unity is maintained by force, it's not unity at all. So when are they going to stop using this? When are they going to stand up and then say that there is no unity in this country? And then one more question is that, see, there is a lot of differentiation in terms of culture in India, and then that's why we said that there is diversity in India, and it's relatively, similar to the first question. The thing is that there are certain elements, or the people, I wouldn't say certain element, till yesterday there are certain elements, now they have become the mainstream. They're trying to impose a particular set of culture across India. Then I would say that India does not represent unity in diversity, but India represents multicultural posture with a monocultural trust. So, do you accept this? Or if you accept this, why is there a hypocrisy in this? That's a rhetorical question. I don't have to answer it. I agree with you that it is hypocritical, and that unity in diversity basically means unity. University, you've also got me saying university. But I think we need to remember that unity in diversity was not, I think, thought of initially in that way. I think there was an idea that unity in diversity could be a way of maintaining, of recognizing that diversity. I think it did begin like that. That is a very diverse country, but we can still be one country because keeping all our diverse practices. So I think there was a good intention behind that slogan, but I agree with you, it has become completely hollow and meaningless, and it has become, in fact, a kind of enforced unity where diversity has to be destroyed. I think that's, I agree with you. ये तो पूरा एक लंबा सवाल है. Should I read it out first? ये क्या है? अच्छा, let's see if there are any other questions. Otherwise, जो माइनॉरिटी में वॉइसेज है उनको भी सुना जाए. मैम, नेशनलिज्म पे बेहतरीन आपका जो है आज का लेक्चर है, बेहतरीन लेक्चर रहा. और जैसे आपने कहा लास्ट में कि कुछ खास लोगों का, कुछ खास लोग अपने हित के चक्कर पे जो है, अपने हित के लिए नेशनलिज्म का ये लेबल लगाते हैं. जैसे आपने कहा कि मुक्ता का जो सवाल था, मुक्ता नहीं मानती थी कि नेशनलिज्म मेरे लिए वो है जो यहाँ का जो अपर कास्ट लोग फाइट कर रहा था उससे, इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में. सेम एज जो फूले साहब का सवाल था, बाबा साहब का सवाल था, और उसके बाद पेरियार का है, उसके बाद जितनी भी नेशनलिटीज उनका सवाल है. तो उससे मैं ये एक लाइन मेरे दिमाग में आती है कि सवर्ण मर्दों का ये पूरी तरीके से जो वर्चस्व है उसको इन्होंने राष्ट्रवाद का नाम दिया. यहाँ पे जैसे मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो वॉइसेज होनी चाहिए थी दलित, आदिवासी और पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन फैकल्टी पे, वो नथिंग. तो एक संघ ही उससे पीड़ित नहीं है, उससे जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल करियर है सब पीड़ित है. कैंपस के अंदर ओबीसी से एक भी प्रोफेसर नहीं है, ओबीसी कोटे से ओनली 29 असिस्टेंट प्रोफेसर है. दलित ओनली 40 के आसपास प्रोफेसर है, जबकि उनका जो जिस हिसाब से उनका परसेंटेज बनता नहीं, अबाउट 100 के आसपास है. तो उससे हम सारे लोग पीड़ित हैं. और ये जो अपर कास्ट, ये सवर्ण मर्दों का वर्चस्व ना, सवर्ण में महिलाएं भी है लेकिन सवर्ण मर्दों का वर्चस्व है. तो ये जो वर्चस्व है सवर्ण मर्दों का, ये खुल के आना चाहिए. बेसिकली नेशनलिज्म का एक जो इंद्रधनुष बना दिया जाता है कि उस पे
कुछ लोग हैं जो इस पे राज करते, तो उन्हें खुल के आना चाहिए कि ये जो सवर्ण मर्दों का वर्चस्व है उसके खिलाफ इंटेलेक्चुअली फाइट होनी चाहिए, उसके खिलाफ स्टूडेंट्स की वॉइस होनी चाहिए। और जिन लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है वो उन लोगों के लिए बात करना चाहिए। सवाल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का भी होना चाहिए। Totally agree. The last question that you take and then. थैंक यू मैम। मैम जो आपने जब स्टार्टिंग में आपने कहा कि हिंदी में आप बोलना चाहते हो, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जो कुछ आप बोल रहे थे मुझे समझ आ रहा था। और जब भी मैं आई हैव डन माई MA फ्रॉम लखनऊ, और वहाँ पे भी जब भी हिंदी में प्रेजेंटेशन होता था मुझे कुछ समझ नहीं आता था, कुछ भी थोड़ा भी समझ नहीं आता था। और आपने जितना भी यहाँ पे बताया सब समझ आया। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि ज़्यादातर मतलब इंडिया में जो हिंदी समझ मतलब नहीं आते हैं, यहाँ पे लोग ज़्यादा मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन हिंदी एंड हिंदुस्तानी। सो वुड यू प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन हिंदी एंड हिंदुस्तानी? I did actually in the beginning say कि जिसे हिंदी कहते हैं वो एक आर्टिफिशियल सी भाषा, एक कृत्रिम सी भाषा का गठन हुआ, मतलब उर्दू और ये सब फारसी शब्दों को हटा के तो हिंदुस्तानी बोलचाल की भाषा है। और एक्चुअली जेंडर पे मैं जब भी कंफ्यूज हो जाती हूँ और मेरे पास वक्त है तो मैं हिंदी गाने याद करती हूँ। हवाएं, हाँ अच्छा फेमिनिन क्योंकि हवाएं है ना, या गुस्सा इतना हसीन है, अच्छा गुस्सा मैस्कुलिन है, मैं इस तरह याद करती हूँ। यहाँ एक और सवाल आया है कि आपका एक सवाल है तो पूछिए, सवाल है तो पूछिए, सवाल है तो पूछिए। So I also have a question here. Okay, let it be. Okay, I have a question here that I should address. This is come in English. If you would address the issue of Kashmiri Pandits, because when we so-called anti-nationals talk about Kashmiris, the question of Kashmiri Pandits being driven out of the land haunt us. I agree. कि और I think ये इस पे शायद मुझे और कहना चाहिए था कि जब भी एक कोई राष्ट्र बनता है और किसी एक पहचान के नॉन इंक्लूसिव पहचान पे बनता है तो जाहिर है कि वो उसी तरह का राष्ट्रवाद बनता है जो कि हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद है। तो इसीलिए मैं मतलब तो पाकिस्तान का राष्ट्रवाद उतना ही खतरनाक है जितना कि इस तरफ का राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद के नाम से जो अल्पसंख्यकों को, ये अल्पसंख्यकों का जन्म हुआ राष्ट्र। मैम थैंक यू फॉर द वंडरफुल लेक्चर। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जब भी हम अभी जब नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म इतना खुल के सामने आया है, मैम आई रिपीट माय क्वेश्चन, जब अभी नेशनलिज्म का क्वेश्चन और एंटी नेशनलिज्म का क्वेश्चन जब इतना खुल के आया है हमारे सामने, मैं दिस इज़ माय 7th ईयर इन JNU, बट ऐसा माहौल कभी देखने को नहीं मिला। हमें बाहर से फ़ोन आते हैं, फ्रेंड से फ़ोन आते हैं, एंटी नेशनल्स बोला जाता है, और मैं कभी अपना
जो भी गुस्सा है उसको मैं कंट्रोल करके समझाने की कोशिश करती हूँ कि लेकिन बहुत बार ऐसा समझ में ऐसा नहीं है। जब मैं बाहर जाती हूँ, कोई ऑटो वाला है, कोई ऐसा इंसान है जो जिसने कम पढ़ाई की है, उसे समझाने की जब बात आती है तो मैं समझाती हूँ और फिर मुझे लगता है ठीक है, इनका समझना जायज़ है कि इनको समझाना भी जायज़ है, शायद इनको उतना पता नहीं है। बट जब किसी एक इंसान से जो हमारे स्कूल से पढ़ा है, जो आईटी से पढ़ा है, जो आईएएम से पढ़ा है, जो लंदन में है, जो अमेरिका में है, उन्हें भी जब समझाना पड़ता है कि नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म में फ़र्क क्या है, फिर बहुत दुख होता है। और मेरा क्वेश्चन है कि मैम ये गैप कहाँ है? जो हम हैं, जो वो है, वो गैप कहाँ है? क्योंकि क्वेश्चन जहाँ थ्योरेटिकल बात आती है, हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं नेशनलिज्म है, ये है, हम क्लास ले रहे हैं रोज, लेकिन जब वहाँ प्रैक्टिकल बात आती है, जब ग्राउंड रियलिटी पे बात आती है, तो कहीं तो गैप है जो हम फिल नहीं कर पा रहे हैं। और मेरा क्वेश्चन ये है कि वो गैप कहाँ है मैम? ओके, सबसे पहले एक्चुअली गैप शिक्षित और अशिक्षित में नहीं है। जो तथाकथित अशिक्षित लोग हैं उनमें ये इस तरह का की देशभक्ति कम होगी एक्चुअली। जो क्योंकि मैं यही कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें सीखनी होती है और सिखाई जाती हैं, और आपके लंदन के और वो वाले दोस्त जो ज़्यादा शिक्षित हैं उनमें उस तरह का सो कॉल्ड देश प्रेम ज़्यादा होगा, और जो औरत हमारे पाकिस्तानी दोस्त के घर में काम कर रही थी उसमें उनमें कम, क्योंकि उनको समझना भी कि ये हिंदुस्तान एक चीज़ है और उसके पास परमाणु बम है और मेरे पास खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो ऑब्वियसली तो ये डिवाइड नहीं है। दूसरी बात मुझे लगा उस दिन जब ये मार्च हुआ हमारा, उस दिन मैं दिल्ली में थी नहीं, तो बाद में मैंने रवीश का प्रोग्राम देखा जिसमें उन्होंने तरह तरह के इंटरव्यू किए, और मुझे एक्चुअली लगा कि ये कितने लोग थे जो कह रहे थे कि हम कोई वामपंथी पार्टी के साथ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम बच्चे हैं, हम स्कूल चिल्ड्रन हैं, हम कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं, और वो हमारी बात से बोल रहे थे। तो हमें अब ये इस मिथ्य कथा का खंडन करना चाहिए कि ये एक एलीट आइडिया है नेशनलिज्म का, और आम लोग ऐसे नहीं सोचते। आम लोग ही ऐसे सोचते हैं। एलीट बन अब जाके एलीट लोगों को अब जाके समझ में आ रहा है कि वो है सच्चे सवाल या सच्चे मसले वो हैं। तो हमें नहीं मानना चाहिए, ये कोई डिवाइड नहीं है। अब हमारे दोस्तों में शायद डिवाइड हो, लेकिन जो आम लोग हैं वो समझ गए हैं कि ये बिल्कुल एक हिपोक्रेसी है, और वो समझे कितने लोग थे उस मार्च में। और रवीश हर ग्रुप के में जाके पूछ रहा था कि आप कहाँ से आए, क्यों आए, कोई IAS एस्पिरेंट है। आई थॉट ही वाज वेरी ब्रेव। He's an IAS aspirant, you know. I mean, it's not. He'll be a bureaucrat one day, I hope, for him. But you know, so people took risks with their lives and future careers to come on the roads and say we don't believe in this. कि ये देशभक्ति नहीं है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है कि आप लोग देशभक्त हैं। ये कहने के लिए लोग निकल के आए ना। आई थिंक वी हैव टू स्टॉप। हमें 1 इंच इसमें नहीं कंसीड करना चाहिए। ऐसा कोई स्प्लिट नहीं है, बिल्कुल भी। आई डोंट अग्री। आई वाज एक्चुअली थिंकिंग ऑफ दैट लेडी हु वाज वेरी अपसेट. She also, I think, at one point shouted bastard, right? I mean, it's very interesting that bastard is a term of abuse, and it's very connected to the nation, as you know. Because bastard means that my mother was a free and independent woman who did not know the father, my father. The fact that bastard is a term of abuse is the way an anti-national is used, because the nation, the mother, the people who will be considered fit to be those mothers' children, and if you're not fit to be those mothers' children, shouting Bharat Mata ki Jai, you will rape a nun, you will do all of that, right? So I was actually quite struck by the fact that le deke, when you think of a term of abuse, it is such a patriarchal term of abuse, in which you're saying basically that women should be tied up at home, and their sexuality should be policed, and that is also part of the way in which the nation functions. Thank you so much, Dr. Nivedita. Now I would like to